एक गांव में शंभू अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। शंभू गांव में ही मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शंभू की माँ बहुत ही गुस्से वाली महिला थी। वो अपनी बहू को कभी भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो हमेशा उसे ताना ही दिया करती थी और उस पर रोक-टोक ही लगाया करती थी। लेकिन शंभू की पत्नी सावित्री कभी भी अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती थी। एक दिन सावित्री दरवाजे के अंदर खड़ी अपने पति को जाते हुए देख रही थी। तभी उसकी सास वहां पर आती है और उससे कहती है, अरे ओ बहू, यहाँ क्या कर रही है महारानी? शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही है महारानी। इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। चुप कर, मुझे मत बता। बड़ी आई मुझसे जुबान लड़ाने वाली। एक बात क्या कह दी, मुझसे तो जुबान ही लड़ाने लगी। और अगर नहीं जाना है तो जाकर बाहर घूम ले, बेशर्म कहीं की। सास के ऐसा कहने पर सावित्री बहुत ही दुखी हो जाती है। उसकी सास उसकी एक भी नहीं सुनती। फिर सावित्री चुप हो जाती है और उसकी सास गायत्री बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चली जाती है। एक दिन शाम के समय बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। सावित्री अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। तभी उसका पति शंभू वहां पर आता है और उससे कहता है, अरे सावित्री, तुम यहाँ इतनी गर्मी में बैठी हुई हो। देखो बाहर जाकर कितनी अच्छी हवा चल रही है। जाओ तुम भी बाहर की ठंडी हवा ले लो। वो ये बात तो सही है जी कि आज मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है। मन तो मेरा भी है कि मैं बाहर जाकर बाहर की ठंडी हवा खाऊं। लेकिन आपकी माँ के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ गर्मी में ही बैठ लूं। अगर उन्होंने मुझे बाहर देख लिया तो मेरा जीना ही हराम कर देंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं गर्मी में ही बैठी रहूं। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो सावित्री। अब मैं क्या करूं? मैं माँ के सामने तुम्हारी तरफदारी नहीं कर पाता। पता नहीं माँ क्या ही सोचे। मुझे माफ कर देना सावित्री। तुम्हें इस घर में वो खुशी नहीं मिल पाई जो तुम्हें मिलना चाहिए था। मैं भी तुम्हारी तरफ से माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता हूँ। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई परेशानी नहीं है यहाँ। हाँ, मैं जानती हूँ, माँ जी थोड़ी सख्त हैं, लेकिन मुझे आपका प्यार मिल रहा है, ये कम है क्या? मेरे लिए तो यही सौभाग्य की बात है कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाता है। अब सावित्री एक बेटी की माँ भी बन चुकी थी। अपनी पोती को देखकर गायत्री भी बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी पोती से बहुत ही लाड करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। उसकी बेटी 5 साल की हो गई थी। ज़्यादातर अपनी दादी के साथ ही रहा करती थी। वो वो अपनी दादी के साथ ही खाती, पीती रहती और सोती थी। उसको अपनी दादी से ज़्यादा ही लगाव था। कुछ सालों बाद गायत्री दुनिया को छोड़ देती है और जब गुड़िया अपनी दादी को कई दिनों तक नहीं देखती है तो घर में उसे इधर-उधर खोजती है। लेकिन जब उसे उसकी दादी कहीं दिखाई नहीं देती तो वो परेशान होकर अपने मम्मी-पापा से पूछती है, पापा, दादी कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। मुझे दादी के बिना मन नहीं लग रहा है। पापा, बताओ ना, दादी कहाँ गई हैं? हाँ बेटा, वो इसलिए दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि तुम्हारी दादी अपने मायके गई हुई हैं और वो कुछ महीनों बाद वापस आएंगी। और जब वो वापस आएंगी तब तुम उनसे कहानियाँ सुन लेना।
ठीक है पापा, जब दादी आ जाएंगी तो मैं उनके साथ खूब मस्ती करूंगी और उनसे कहानियाँ भी सुनूंगी। गुड़िया के ऐसा पूछने पर शंभू उसे झूठ बोल देता है कि उसकी दादी अपने मायके गई हुई है और कुछ महीने बाद वापस लौट आएगी। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और गुड़िया दोबारा अपने पापा से अपनी दादी के बारे में पूछती है कि वो अब तक क्यों नहीं आए। तो शंभू फिर से उसे वही बात बताता है। तभी वहाँ पर सावित्री आ जाती है और शंभू को बीच में रोकते हुए कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? क्यों बच्ची को झूठी दिलासा दे रहे हो? आज नहीं तो कल इसे सच्चाई तो पता चलेगी ही ना। तो हम इससे झूठ क्यों बोले? आप इसे कब से झूठ बोले जा रहे हो, लेकिन अब और नहीं, अब मैं इसे सच्चाई बताकर ही रहूंगी। बेटी, तुम्हारी दादी अब कभी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब वो भगवान के पास चली गई हैं और जो एक बार भगवान के पास चले जाते हैं, वो फिर कभी वापस नहीं आते हैं। बेटी, अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। अब दादी आपकी कभी वापस नहीं आएंगी। सावित्री की बात सुनकर गुड़िया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर सावित्री उसे अपने गले से लगा लेती है। उस समय तो गुड़िया चुप हो जाती है, लेकिन उसे अपनी दादी की कमी इतनी खलती है कि वो धीरे-धीरे बीमार होने लगती है दादी, और वो दादी, अपनी दादी को याद दादी, करते-करते दादी, उसकी जान दादी, चली जाती है। दादी। अपनी दादी को याद करते हुए इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो कुछ दिनों बाद वो इस दुनिया को छोड़ देती है। जब सावित्री उसे सुबह जगाने आती है, तो वो उसे इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने-पीटने लगती है। शंभू और सावित्री दोनों उसे इस हाल में देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सावित्री की मानो तो सावित्री की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वो बिल्कुल पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है। ना वो कुछ खाती, ना पीती, ना नहाती, ना धोती। कमरे कमरे में पड़े-पड़े अपनी बेटी को याद करते-करते रोया करती थी। उसकी हालत देखकर शंभू को भी बहुत दुख होता था। दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। वो दोनों अपनी बेटी को याद करते-करते बहुत ही दुखी रहने लगते हैं। लेकिन धीरे-धीरे शंभू को अब ये सब बोझ लगने लगा था। वो अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर और भी ज़्यादा दुखी होता था और कभी-कभी उसको अपनी पत्नी की इस हालत पर गुस्सा भी आता था। फिर एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, सावित्री, ये क्या हालत बना रखा है तुमने अपना? तब से देख रहा हूँ, 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन अब तक तुम्हारी हालत सुधरी नहीं। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ। अरे क्या हुआ अगर तुम्हारी बेटी इस दुनिया से चली गई, तो क्या हम भी जीना छोड़ दें? तुमने इस तरह अपना हालत बना रखा है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा और कौन ही है? मेरी भी तो दुनिया उजड़ गई है, तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह रोता रहूं? अरे जिंदगी जीने के लिए सब कुछ भूलना पड़ता है, लेकिन तुम्हें तो अपनी ही पड़ी है। जब देखो ऐसी हालत बना के बैठी रहती हो। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। अब मैं ऐसी हालत में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। या तो तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, या तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब मुझे तुम्हारी ये हालत बर्दाश्त नहीं होती है। बस आज रात की बात है। अगर तुम ऐसी ही रही तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, या तो तुम मेरे घर को छोड़कर चली जाना। शंभू की बात सुनकर सावित्री को दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो क्या करती। वो अगर एक माँ थी
तो एक पत्नी भी थी। शंभू इतने महीनों से सावित्री को ऐसे देख-देख कर तंग आ चुका था। वह उसे समझा-समझा कर थक गया था, लेकिन सावित्री अपनी बेटी के गम से बाहर नहीं आ पा रही थी। इसीलिए शंभू को अब उससे चिढ़ होने लगी थी। शंभू के ऐसा कहने पर सावित्री काफ़ी सोच विचार करती है और वो कहती है, हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा है। मेरी बेटी ने मुझे ज़िंदगी भर रोने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन मैं एक माँ होने के साथ-साथ एक पत्नी भी तो हूँ। मैं ये कैसे भूल गई। मैं माँ का फ़र्ज़ निभाते-निभाते एक पत्नी होने का फ़र्ज़ कैसे भूल गई। उन्हें भी तो मुझसे कुछ उम्मीदें हैं, उन्हें भी तो तकलीफ़ है, पर मैं उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखी, सिर्फ़ अपने दुखों को लेकर बैठी रही। अगर ऐसा ही चलता रहा, वो भी कितना बर्दाश्त करेंगे। अगर आज मैंने कुछ नहीं सोचा, तो ना जाने कल को क्या होगा। अगर मैं इस घर को छोड़कर चली गई, तो इस घर का क्या होगा। मैंने इतने सालों इस घर को संजो के रखा है। अगर मैं चली गई, तो ये घर बिखर जाएगा। मेरे जाते ही अगर इन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो ना जाने कैसी औरत मिलेगी कि नहीं, इस घर को संभालेगी कि नहीं। मैंने जिस घर को इतने नाज़ों से संभाला, उस घर को मैं ऐसे कैसे बिखरता हुआ देख सकती हूँ। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। हाँ, रोना तो मुझे ज़िंदगी भर है, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसा तकलीफ़ दिया है, लेकिन अब मुझे अपना पत्नी धर्म भी निभाना होगा। मैं रोऊँगी, सब करूँगी, लेकिन अपने पति की खुशी के लिए खुश भी रहूँगी। उनके सामने वो जैसे चाहते हैं, मैं वैसे ही रहूँगी। अब मुझे ऐसा ही करना होगा। फिर काफ़ी कुछ सोचते-सोचते सावित्री की आँख लग जाती है और फिर सुबह-सुबह उठकर वो नहा-धोकर बैठी होती है और अपनी बेटी को याद करके फिर से रोने लगती है। लेकिन उसे अपने पति की भी बहुत चिंता थी, इसीलिए वो अपने आँसू को पोंछती है और फिर उठकर अपना सारा साज-श्रृंगार करती है और फिर शंभू के कमरे में उसे जगाने जाती है और फिर शंभू के पास उसके कमरे में जाकर खड़ी हो जाती है। इतने देर में जब शंभू की आँख खुलती है, तो सावित्री को ऐसे देखकर चौंक जाता है और उसकी आँखों में खुशी झलक जाती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह सावित्री, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। क्या बात है, आज तो मेरी दुल्हन बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है। मेरी तो आंखें ही तरस गई थी तुम्हें इस तरह देखने के लिए। शंभू की बात सुनकर सावित्री भी मुस्कुरा देती है और फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। इतनी देर में शंभू का दोस्त बाहर से आवाज़ लगाता है, शंभू, शंभू, अरे वो मेरे भाई कहाँ है, जरा बाहर तो आना। जिसकी आवाज़ सुनकर शंभू बाहर जाने लगता है। तभी सावित्री उससे कहती है, आप फिर जा रहे हो? मैंने आपके लिए इतना कुछ किया और आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? सावित्री, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैंने गुस्से में तुम्हें जो भी कुछ बोल दिया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बातों पर भरोसा करो। बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने दोस्त से मिलकर अभी आता हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। फिर शंभू सावित्री से ऐसा कहकर बाहर जाता है और अपने दोस्त से कहता है, अरे भाई शंभू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने तो कहा था कि कल सुबह की बस से ही हम लोग शहर चलेंगे, पर तुम तो अब तक उठ ही नहीं पाए। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नहीं भाई, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हाँ, मैंने गुस्से में आकर तुमसे कहा तो ज़रूर
था, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाई, मेरी पत्नी का अब मेरे अलावा है ही कौन? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसने मेरे और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो बहुत तकलीफ़ में है। मेरी बेटी के जाने के बाद वो बहुत तकलीफ़ में है, लेकिन फिर भी मेरे एक बार कहने पर मेरी खुशी के लिए अपना गम तक भूल गई और मेरे लिए साज श्रृंगार करके मेरे सामने आई ताकि मुझे खुशी मिले और मैं उसे छोड़कर चला जाऊँ। ये कौन-सी बात होती है? मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उससे ज़िंदगी भर ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। भाई, मुझे माफ़ करो। मैं अपनी पत्नी की खुशी के लिए अब सब कुछ करना चाहता हूँ। शंभू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए अब वो चाहता था कि वो अपनी पत्नी को बहुत सारा प्यार करे और उसे खुश रखे। फिर शंभू अपने घर में जाता है और सावित्री को गले से लगा लेता है और खूब प्यार करता है। उस दिन के बाद से सावित्री और शंभू आपस में खुशी-खुशी रहने लगते हैं।